नाउ अगेन हम आशा एकेडमिक्स के प्लेटफॉर्म पे फिर से एक दूसरे से मिल रहे हैं और आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जो सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड यूनिट है और ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर हमने सारे चार्जेस जो पढ़े थे दे वेयर फाउंड एट रेस्ट। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है that can be undergone by dielectrics, insulators and all, where we are not having free electrons। हमको free electrons जहां नहीं है, हमको इलेक्ट्रॉन फ्री करवाने होते हैं, उस टॉपिक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे और जो अगला टॉपिक है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जनरली जो करंट है वो फ्लो होता है और वो करंट जो फ्लो होता है वो सिर्फ चार्जेस के मूव होने के कारण फ्लो होता है। और जब ये चार्जेस के फ्लो होने के कारण फ्लो होता है तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और उसके हिसाब से हमारे पास जो I का फॉर्मेट है वो जाता है dq अपॉन dt और यू कैन से I इक्वल्स टू q अपॉन t और यू कैन से I इक्वल्स टू ne अपॉन t। ठीक है, इसके हिसाब से इसका हो जाएगा कूलम्ब अपॉन सेकेंड। और करंट चूंकि फंडामेंटल यूनिट है तो करंट का जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगा आपका एम्पियर। अब अगर हमें एम्पियर डिफाइन करना है तो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। दैट मींस इफ 1 कूलम्ब ऑफ करंट is allowed to flow through a conductor or a current carrying wire in 1 second, the total current constituted there will be 1 ampere। मतलब अगर 1 कूलम्ब चार्ज को हम 1 सेकेंड तक फ्लो करवा दें तो वो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है 1 कूलम्ब पर सेकेंड का, दैट हमको 1 एम्पियर दे देगा। एम्पियर करंट की एसआई यूनिट है। एट द सेम टाइम एम्पियर इज आल्सो अ फंडामेंटल यूनिट। हमने 11th क्लास में पढ़ा था एम्पियर हमारी फंडामेंटल यूनिट है। अब अगर हमको करंट को फ्लो करवाना है तो निश्चित रूप से हमारे पास एक रास्ता तो होना ही चाहिए ना। अगर हमको कहीं जाना है तो हमको एक ट्रैक तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए हमारे पास एक ट्रैक होना चाहिए और उस क्लोज्ड कंटिन्यूअस ट्रैक को इस फील्ड में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर इलेक्ट्रॉन को हमें आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमें एनर्जी रिसोर्स भी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन को हम कैसे एक्सेलरेट करेंगे, कैसे पुश अप करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, और उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उसके लिए एक सोर्स सेल चाहिए, सोर्स पार्ट चाहिए और उस पार्ट को हम बोलते हैं बैटरी। तो फाइनली जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पे आते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है एक्चुअली इट इज अ पाथ, क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ। इट शुड बी अ क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ। मतलब ये परिपथ जो है पूरी तरह से बंद होना चाहिए ताकि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन लीक ना हो सके, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का मोशन में रुकावट ना सके। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर लिया। सपोज करो हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया और इस बल्ब को लगाने के बाद हम यहाँ पर एक की लगाएंगे और की लगाने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए हम इसमें एक माइनस प्लस एक बैटरी लगाएंगे। बैटरी इसके पास होता है ईएमएफ। जो बैटरी हमने कनेक्ट करी है इसके पास होता है ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करता है तो नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं और उस पूरे पाथ को फॉलो करते हैं, और जब ये वापस पॉजिटिव पर पहुंचते हैं तो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। लेकिन इसके बीच में एक लगा होता है की, क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो कंट्रोलेबल अमाउंट अरेंजमेंट है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज इन आवर हैंड।
तो व्हेन वी वांट तब हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जब हमको नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। उसके लिए हम यहाँ पर एक की लगा के रखते हैं, ये इंसर्टेड है और ये पाथ हमारा क्लोज्ड पाथ है। इसमें मैंने दो एरो मार्क किए हैं, ये दोनों एरो एक्चुअली शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ओके, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअली यही एरो हमेशा सर्किट में मार्क्ड होते हैं और कन्वेंशनल करंट के लिए अगर आप चल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखना, ये जो करंट का डायरेक्शन है ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है, हमेशा हमेशा हायर टू लोअर चलता है। और इन द बिगनिंग, इसका नाम कन्वेंशनल क्यों पड़ा, क्योंकि इन द बिगनिंग जब ये करंट का सर्किट तैयार हुआ था तो ऐसा माना गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन्स के फ्लो के कारण है और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो प्रोटॉन का सोर्स हो सकता है, ऐसा माना गया था। लेकिन जो एक्चुअल है वो कुछ और है, कहते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ पर भी वो कहावत यथार्थन सिद्ध हो रही है। यहाँ पर भी ये जो एक्चुअल जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण है। ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके पॉजिटिव पे पहुंच रहे हैं और इस वाले को बोलते हैं हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन आपने देखा कि कन्वेंशनल करंट के जस्ट अपोजिट है, बट इन जनरल जो जनरल रूल है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का है, इसलिए करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही हमको कंसीडर करना है। ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको दोनों तरफ के तरह के करंट बना लिए। अब इन केस मैंने इस प्लग, ये जो अगर हमारा पार्ट है ये खाली है, ये सर्किट हमारा इनकम्प्लीट। अगर ये सर्किट इनकम्प्लीट है दैट मीन्स हियर वी आर हैविंग एयर गैप, here we are having air gap, air is having infinite resistance, it will not allow the charges to flow through it. So in between this gap, here this air gap, what happens, resistance highest, and when resistance is highest obviously no current will flow. That is why to control the amount of current generally we are using switch. So with the switch, and if the switch is plugged in, if the switch is plugged in, obviously a current continuous path we are going to get and we are getting electrical circuit. And already I have told you this electrical circuit will be made up of conductors, and because conductors are having free electrons and these free electrons can't be randomly, they are randomly oriented, now can be aligned in a particular direction with the help of a battery, and that is providing EMF, and that EMF is actually called electromotive force. Electrons will flow from negative terminal to positive terminal, but the direction is always from higher potential to lower potential. So this, ये आपको जो मैंने पढ़ाया है ये पूरा मैंने आपको बढ़ाया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमको आगे पढ़ना है और वो कॉन्सेप्ट है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएं तो उसके पहले हमें इनिशियल थर्मल वेलोसिटी के विषय में जानकारी होना चाहिए। अब ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटी का हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा हर एक इलेक्ट्रॉन्स का U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश, सपोज उसमें n इलेक्ट्रॉन्स है और इसको n से हम डिवाइड करेंगे, U बार हमें मिलेगा और ये U बार हमारा 0 होता है। अब ये U बार क्यों 0 होता है, क्योंकि जब हम शुरू में हम एक कंडक्टर लें which is not connected to any source, जो किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं था, अगर हम उसको लें तो हम ये देखेंगे कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है
फ्री तो हैं पर उनको कोई एक गाइड नहीं मिला है और बिना गाइड के वो रैंडमली ओरिएंटेड चल रहे हैं। और अगर वो रैंडमली ओरिएंटेड चल रहे हैं तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि उनका जो नेट आउटपुट है वो 0 आ रहा है। ठीक है, इसी एनर्जी को जो उनके पास ऑलरेडी एसोसिएटेड थी उसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट देके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर दिया और जैसे हमने उसको अरेंज किया हमको आउटपुट मिलने लगा। जब हम क्लास में नहीं होते, हम बाहर होते हैं, हम उतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास एक गुरु नहीं होता। लेकिन जब हम गुरु के अंडर में वर्क करने लगते हैं, हमको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलने लगती है, हमारे पास इनफाइनाइट आउटपुट होता है। हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और एक टैग करने के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलें। तो रैंडम डायरेक्शन में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u बार, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो इन इलेक्ट्रॉन्स की है जो ऑलरेडी मोशन में थे वो 0 हो गई। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एक सोर्स के साथ और ये क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ में हमने डाल दिया। ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस पर जो मूव कर रहा है माइनस, चूंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, इट विल बी मार्क्ड एज माइनस, इसको भी हम माइनस डालेंगे। अब हम आगे जा रहे हैं, इसमें हमको निकालना है एक और फॉर पार्ट जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और हमने इनको किसी तरह से पुश कर दिया है तो दे विल ऑलवेज हैव अ कोलिशन। ये जो कोलिशन है they are assumed to be elastic collision, so they will come back on the time lag। टाइम लैग, ये टाइम लैग किसके बीच में है? टाइम लैग बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। ये रिलैक्सेशन टाइम है, इसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो कॉलिशन, दो सक्सेसिव कॉलिशन के बीच का जो समय होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और उसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिलैक्सेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? हाँ, क्यों? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कॉलिशन बहुत फास्ट हो जाएगा और कॉलिशन अगर बहुत फास्ट हो गया तो निश्चित रूप से इनके बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो जो टो है और टेम्परेचर है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इनवर्सली रिलेट करेंगे। अब ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम हो गया और उसके बाद हम आगे जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अभी आप देखो ये रिलैक्सेशन टाइम है, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम भी आ गया। क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? हाँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फोर्स को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे और वो फोर्स हो जाएगा ई ए और एम ए, एक न्यूटन के सेकेंड लॉ से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। लेकिन ये दोनों ही चीजें क्योंकि मैकेनिक्स हम फॉलो करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, तो ये फोर्स मतलब ये जो एम ए है इट इज प्रोवाइडेड बाय ई ई। सो ये एम ए, दिस मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज देयर and due to which the electrons are moving, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो इनको मिला कहां से? वो इनको मिला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई से। हम इनको कंपेयर कर सकते हैं और हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा और यहां से हम निकालेंगे अब एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? क्या यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस, because charge on electron constant, electric field applied constant, mass of electron constant, तो acceleration हमारा constant हो गया। अब फाइनली हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे तो v फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at है।
हमने 11th में ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, और अब हमको यहां पर आ रहा है b1 प्लस b2 डैश। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम हर एक इलेक्ट्रॉन पर। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगी b1 प्लस b2 डैश 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 bn, और इसका हम निकाल लेंगे एवरेज, तो ये हो जाएगा आपका b बार। ठीक है, u1 प्लस u2 डैश डैश un अपॉन n equals to u bar, which is already equal to 0. Acceleration we are having a equals to e upon m. चूंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू में हमें एवरेज नहीं निकालना है। टो इक्वल्स टू टो 1 प्लस टो 2 डैश 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 टो n अपॉन n, क्योंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हर इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता, उसको भी हम टो बार के रूप में निकालेंगे। फाइनली हम इस इक्वेशन में ये b बार इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू टो बार लगा देंगे। वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करने के बाद b इक्वल्स टू e अपॉन m इंटू टो हो जाएगा, और ये vd होती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये vd का जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है नेगेटिव है e अपॉन m इंटू टू। vd का फॉर्मूले में नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? vd के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम देखो यहाँ पर bd का रिलेशन, bd यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? bd यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज द एडिशनल वेलोसिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स और अ बैटरी। So likewise, you have understood a concept, a relation between drift velocity and electric field. Also, it can be little bit ये हम पोटेंशियल से भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इक्वल्स टू v अपॉन l। l यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, v अक्रॉस द एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लाइक दिस हमने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन यहाँ पर निकाला है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालने के बाद क्या हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के साथ रिलेट कर सकते हैं? यस। उसके लिए हमको फिर एक नए डेरिवेशन की तरफ मूव करना होगा, और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा नेक्स्ट वाला, और वो फॉर्मूले को मैं अब आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, डिराइव कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द सेंस 2 मार्क्स दैट डेरिवेशन आपको एग्जाम में मिल सकता है। और थोड़ा सा मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना शुरू करा, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश भी थोड़ा सा टफ है और फिजिक्स उससे ज़्यादा टफ है। दोनों का कॉम्बिनेशन एक टफ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था, तो थोड़ा सा हमारे बीच में इंटरेक्शन बढ़े, आप इसको अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैंने ये पार्ट हिंदी सेशन मैंने लेना शुरू करा है। मे बी आपको चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। तो फाइनली हमारे पास एक अब कंडक्टर है, कंडक्टर का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया, इसकी लेंथ हमने एल ली, और इसको हमने एक ई सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। ठीक है, अब आप देखो इसमें यहाँ पर हम एक कैपिटल स्मॉल n लेके चलते हैं। ये जो स्मॉल n है, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने न्यूमेरिकल सीरीज जब मैं पढ़ा रही थी तब भी समझाया है। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो n इंटू वॉल्यूम हम कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू a इंटू l। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्यों निकाले हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको टोटल चार्ज चाहिए ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। तो टोटल चार्ज होता है n इंटू e, तो ये हो जाएगा n इंटू a इंटू l इंटू e। ये टोटल चार्ज हमारे पास बन के आ रहा है। फिर यहाँ पर bd हम मान के चल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और t यहाँ पर टाइम for which the current has been flown through the circuit, and we know that I equals to q upon t। ये फॉर्मूला हम पढ़ते चले आ रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा करंट के बराबर होता है। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है,
इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे NaLe अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू L बाय T है, तो T इक्वल्स टू L अपॉन Vd हो जाएगा। इस T की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर L अपॉन Vd आ जाएगा। L से L अगर कैंसिल होता है तो I इक्वल्स टू NaE इंटू Vd। ये आपको करंट का फॉर्मूला मिल रहा है, ये करंट का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? अब आप देखो n कांस्टेंट, नंबर आपने जो कंडक्टर लिया चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा और E की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो फाइनली जो हमारा I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रहा है। अगर वेलोसिटी आपने ट्रिपल कर दी, 4 टाइम्स कर दी, हाफ कर दी, तो ये रिलेशन होकर हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इससे हम करंट का एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं। करंट का फॉर्मूला निकाला हमने। अब इसके बाद हमारे पास और एक रिलेशन है। फाइनली आप देखिए, ये जो मैंने अभी पार्ट आपको समझाया है, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझाई, रिलैक्सेशन टाइम आपको समझाया है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी 0 होती है वो भी मैंने आपको समझाया है, करंट को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी पर हम कैसे निकाल सकते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी L अपॉन T से रिप्रेजेंट करके टाइम निकाल के I के फॉर्मूले में Q अपॉन T की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको करंट का एक फॉर्मूला मिल जाता है NaE/Vd। और यहाँ इसके हिसाब से अगर हम देखें तो करंट जो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यू सी द हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर? इसमें पर I हम एक रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन फॉर रेसिस्टिविटी। ये रिलेशन हम निकाल रहे हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी होता है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके लिए थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि एक्चुअली ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं ऐसे रिकॉल कर रही हूँ, बट आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ बिकॉज हमने इसको 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसको जब हमने 10th में पढ़ा था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने करे थे। उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट ओम्स लॉ आपको मालूम होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो आप देखो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। इसके पहले मैं आपको एक ये थ्योरी ओम्स लॉ की दे दूं, क्योंकि जब हमने करंट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सोर्स ऑफ सेल या बैटरी को कनेक्ट किया था तो आपने देखा था उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गए थे और जैसे ही वो मूव करना शुरू हुए थे वैसे ही हमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मिलना शुरू हो गया था और जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सुना हमने कहा था करंट मिल गया। तो जब तक अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर हम एक सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास कभी भी करंट नहीं मिलेगा। इसलिए हमको यहाँ पर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो रहा है, मतलब B is independent variable and I is dependent variable up till and unless there is potential difference, current will not flow and B equals to RI हो जाता है। ये ओम्स लॉ का पार्ट है और ओम्स लॉ के पार्ट के हिसाब से ओम्स लॉ के पार्ट के हिसाब से V इक्वल्स टू RI हो रहा है और यहाँ पर R एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नथिंग अदर देन आवर रेसिस्टेंस। ठीक है, नथिंग अदर देन आवर रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं V अपॉन I और इसका यूनिट होता है वोल्ट और इसका यूनिट होता है एम्पियर और इसके यूनिट के हिसाब से हमको R मिल रहा है ओम। तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये एक्चुअली मैंने रिवाइज करवा दिया थोड़ा सा, हमने पढ़ा था 10th में, बट फिर भी आप अगर कभी हम एक 11th का फिजिक्स का सेशन पढ़ने के बाद कुछ चीजों को
हमारे मेमोरी से स्किप अप होते हुए देखते हैं। उस कंडीशन में थोड़ा सा रिवीजन जरूरत था। तो आप देखिए ओम इसकी एसआई यूनिट है रेसिस्टेंस की। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर एग्जिस्ट कर रहा है एंड उस वायर पर 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो होता है तो रेसिस्टेंस उस वायर का 1 ओम हो जाएगा। अब ये रेसिस्टेंस हो गया 1 ओम, ये आपका हो गया ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ में मैं आपको बता दूं यहाँ पर V, यहाँ पर I, और ये हमको मिलती है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये लीनियर डिपेंडेंस शो कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ है। आप किसी भी ट्राइंगल को यहाँ कंसीडर करके डेल आई और डेल वी लेके अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे थ्रू आउट आपको कांस्टेंट मिलेगी। तो ये ओम्स लॉ का हमने एक प्रैक्टिकल भी किया था 10th क्लास में। इस तरीके से हम ये ओम्स लॉ पर पहुंचे थे। लेकिन अब इसमें रेजिस्टेंस का कारण क्या है, क्यों इसमें यहाँ रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है? रेजिस्टेंस जनरेट होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमने करंट कैरिंग वायर लिया था उसमें से जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में से बाहर निकल के फ्री हुए तो वहां पर एक होस्ट पॉजिटिव आयन को छोड़ा है और उस होस्ट पॉजिटिव आयन के साथ साथ वहां कुछ अनआयोनाइज्ड एटम्स भी हैं, वो उसमें मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए दे कैन मूव, लेकिन उनका मूव होना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार वो या तो एटम से या आयन से टकराएंगे, और अगर एटम और आयन से टकराएंगे तो निश्चित रूप से हमको यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट में रुकावट हिंड्रेंस मिलेगा, और उस हिंड्रेंस या उस रुकावट को हम एक्चुअली बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब जब हम ये सब कुछ पढ़ चुके तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो रेसिस्टेंस है ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारे पास जनरली कहीं कुछ कमी का एहसास होता है तो हम एक बार ये जरूर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं, या ये कमी अगर बढ़ाई जाए तो कैसे हमारे लिए सपोर्टिव हो जाएगी। हमको सिक्के के दोनों पहलू समझना होंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस एक तरफ हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे एनर्जी को डेसिपिएट करता है, तो दूसरी तरफ इसी रेसिस्टेंस के कारण जो डेसिपिएटेड हीट एनर्जी है वो हमारी लाइफ में बहुत सारी जगह बहुत यूजफुल है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन भी हमने पिछले साल पढ़ा था, नेसेसरी इविल के फॉर्म में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन हमारी एनर्जी को डेसिपिएट करता है, एट द सेम टाइम हम फ्रिक्शन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ पर हम आ गए रेसिस्टेंस पर, रेसिस्टेंस में भी सेम चलेगा भाई। ठीक है, अगर वो कहीं हमारी एनर्जी को डेसिपिएट कर रहा है तो कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी सपोर्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें इस ठंड के मौसम में जो सीवियर कोल्ड होती है उससे हमें बचाने का काम भी करता है।